सुप्रभात छात्रों। कल के क्लास में हम पढ़ रहे थे उच्चारण शिक्षण, है ना। अब उच्चारण शिक्षण के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? उच्चारण शिक्षण का अर्थ, उच्चारण शिक्षण के तत्व और उच्चारण शिक्षण के दोष और उसको दूर करने के उपाय भी हमने बताए थे। आज हम पढ़ेंगे पठन या वाचन, जैसे कि सस्वर वाचन, मौन वाचन, है ना। पठन को ही वाचन कहते हैं या वाचन को ही पठन कहते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे पठन के प्रकार और लेखन शिक्षण की शुरुआत भी करेंगे, ठीक। चलिए आइए पढ़ते हैं पठन। देखो ये भाग 2 है और पहला भाग हम कल पढ़ चुके हैं, और जिस किसी ने ना पढ़ा हो वो चैनल पर जाके पढ़ सकता है। ये देखिए, पठन या वाचन एक ही बात होती है। अगर एग्जाम में आता है कि पठन शिक्षण या वाचन शिक्षण, तो दोनों एक ही बात होती है ना। देखिए, किसी व्यक्ति के लिखित भावों एवं विचारों को परिस्थिति एवं प्रसंग के अनुरूप ग्रहण करना ही पठन है। अर्थात जहाँ जो जैसा लिखा है उसका भाव अगर अर्थ आप ग्रहण सही से कर लेते हो तो वही क्या है? पठन होता है या पढ़ना होता है। पठन मतलब पढ़ना, है ना। अब देखिए पठन के प्रकार। अब क्रिया के आधार पर पठन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मौखिक पठन और मौन पठन, या हम कहें कि सस्वर वाचन या मौन वाचन, है ना। सस्वर वाचन या मौन वाचन, मौखिक पठन या मौन पठन, दोनों एक ही बात हो गई। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पठन के प्रकार बताइए, तो आप सस्वर वाचन लिखेंगे और मौन वाचन लिखेंगे, है ना। अब इनके जैसे कि मौखिक पठन के उद्देश्य आ गए। हमने इसमें उद्देश्य नहीं, मौखिक पठन के भी उद्देश्य होते हैं, मौन पठन के भी उद्देश्य होते हैं, तो हमने इनको अलग अलग नहीं लिखा है, क्योंकि हम बहुत विस्तार से आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में शायद पढ़ाया था। अब इनके उद्देश्य क्या होंगे? मौखिक पठन, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता कि मौखिक पठन के उद्देश्य बताइए, तो उद्देश्य के अंतर्गत वही होगा कि बच्चों को ध्वनि और उच्चारण शिक्षण में क्या कहते हैं, वाचन करने में सरलता हो, और ध्वनि का ज्ञान हो सही से, विराम चिन्हों का ज्ञान सही हो, है ना, और अर्थ ग्रहण की क्षमता विकसित हो। ये सब क्या हो जाएंगे? उद्देश्य हो जाएंगे, है ना। ऐसे अब सस्वर वाचन के अंतर्गत क्या आएगा? जब लिखित भाषा में व्यक्त भावों एवं विचारों को समझने के लिए ध्वन्यात्मक उच्चारण करते हैं। ध्वन्यात्मक उच्चारण का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम कर रहे हैं अभी बोल के, है ना। ध्वन्यात्मक उच्चारण का मतलब क्या हुआ? बोल के उच्चारण करना, है ना। तो जब लिखित भाषा में व्यक्त भावों एवं विचारों को समझने के लिए ध्वन्यात्मक उच्चारण करते हैं, तो वह मौखिक पठन या सस्वर वाचन कहलाता है, ठीक। अब तो ये समझ में आ गया ना कि सस्वर वाचन क्या होता है। वैसे तो आप तो बड़े समझदार हैं, आपको तो सब पता ही है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार, अगर आपके उसमें आया एग्जाम में कि पठन के प्रकार बताइए, तो आप लिखेंगे सस्वर वाचन, और सस्वर वाचन के अंतर्गत शिक्षा शब्दकोश के अनुसार ये जो परिभाषा है इसको ज़रूर लिख देना, ठीक। जैसे इसमें लिखा है कि मौखिक पठन उच्च स्वर में पठन की क्रिया है। बस एक ही लाइन तो याद करनी है। मौखिक पठन उच्च स्वर में पठन की क्रिया है। किसके अनुसार है? शिक्षा शब्दकोश के अनुसार है। अब सस्वर वाचन के भी प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सब ने पढ़े हैं। व्यक्तिगत पठन या आदर्श वाचन। व्यक्तिगत पठन का मतलब कोई एक व्यक्ति पढ़े, तो एक व्यक्ति कौन पढ़ता है? अध्यापक ही तो पढ़ता है, जो आदर्श वाचन करता है ना। तो सस्वर वाचन के प्रकार क्या हो गए? आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन जो शिक्षक करता है और अनुकरण वाचन जो छात्र करते हैं, है ना। तो ये सस्वर वाचन के क्या हो गए? प्रकार हो गए। या हम कहें कि पठन के मौखिक पठन के प्रकार हो गए। ये सस्वर वाचन कहें या मौखिक पठन कहें, एक ही बात है। अगर ये आ जाए सस्वर वाचन, तो आपने पढ़ा था, हमने उसमें भी आपको सस्वर वाचन पढ़ाया था। तो अगर एग्जाम में आ गया कि मौन पठन के प्रकार बताइए या मौखिक पठन के प्रकार बताइए, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो आप क्या पढ़ाएंगे? आदर्श वाचन और
अनुकरणवाचन। ठीक, अब इसके बाद मौन पठन। जब लिखित भाषा में व्यक्त भावों एवं विकारों को समझने के लिए ध्वन्यात्मक उच्चारण किए जाते हैं, नहीं, ध्वन्यात्मक उच्चारण किए बिना पढ़ा जाता है तो वह मौन पठन कहलाता है। देखो इसमें क्या था, ध्वन्यात्मक उच्चारण करते हैं तो वह मौखिक पठन कहलाता है, लेकिन इसमें है कि ध्वन्यात्मक उच्चारण किए बिना पढ़ा जाता है, मतलब कोई आवाज़ निकाले बिना जब पढ़ा जाता है तो वह क्या कहलाता है, मौन पठन कहलाता है। जैसे कि हम लोग पेपर पढ़ते हैं, है ना, तो मौन पठन होता है वो। या फिर हम किसी कहें कि ये कहानी आप लोग पढ़िए और फिर इसके बारे में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे अभी, तो जो सब कुछ लोग अपने मौन होके ही सब लोग पढ़ते हैं ज़्यादातर, तो वो क्या होता है, मौन पठन होता है ना। तो शिक्षा शब्दकोश के अनुसार मौन पठन श्रवणीय उच्चारण के बिना किया गया पठन है। मौन पठन श्रवणीय मतलब श्रवण माने सुनाई देना, जो सुनाई ना दे, श्रवणीय उच्चारण के बिना किया गया पठन है। समझ गए, मतलब जिससे सुनाई नहीं देता है उस उच्चारण के किए बिना ये पठन है, क्या है, मौन पठन। किसके अनुसार, शिक्षा शब्दकोश के अनुसार मौन पठन श्रवणीय उच्चारण के बिना किया गया पठन है। तो हमने पठन पढ़ा, हमने उच्चारण शिक्षण पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा पठन या वाचन, और वाचन के प्रकार पढ़े। वाचन के प्रकार के अंतर सस्वर वाचन और मौन वाचन। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे लेखन शिक्षण। आपका जो अध्याय है पहला उसके अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। आप अपना सिलेबस से उठाइए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसमें पढ़ाया जा रहा है। संस्कृत भाषा की सर्वमान्य लिपि देवनागरी है, हिंदी की भी है ना। इस लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, इसलिए संस्कृत में लेखन और पठन साथ साथ चलने चाहिए। ठीक, ये तो क्या हो गया, लेखन हो गया। अब संस्कृत में लेखन के दोष के कारण क्या हैं, ये देखते हैं। संस्कृत लेखन में दोष के कारण। अब इसमें ये लिखा है कि संस्कृत लेखन में दोष के कारण, और ये लेखन के दोष के कारण भी यही होंगे, है ना। लेकिन केवल इसमें ये जो पॉइंट है चौथा और पांचवा, ये नहीं होगा। अगर केवल लेखन के दोष आते हैं तो, और संस्कृत लेखन में दोष के, क्योंकि आपके पाठ के अंतर्गत संस्कृत लेखन ही है, तो इसलिए संस्कृत लेखन में दोष के कारण। सबसे पहले कारण है, हमने बहुत सारे कारण नहीं लिखे हैं, जो बिल्कुल सटीक से और सही से लगे हैं वही लिखे हैं, है ना। ठीक से कलम पकड़ना ना आना। दूसरा है लेखन का समुचित अभ्यास न कराया जाना। यदि सही अभ्यास लेखन का नहीं कराया गया है, जैसे कि सुलेख लिखते हैं बच्चे, इमला लिखते हैं जिसको श्रुतलेख कहते हैं जिसको, अगर उसका सही से अभ्यास ना कराया जाए तब भी लेखन में दोष आ जाते हैं। अक्षरों व मात्राओं की रचना का समुचित ज्ञान न होना, कौन सा अक्षर कितनी दूरी पे बनेगा, है ना, इस तरह के ज्ञान ना होने से भी क्या होता है, लेखन शिक्षण में दोष आ जाते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों का ज्ञान न होना, मतलब कहाँ पर अनुस्वार लगाना है, कहाँ कौन सा शब्द नाक से बोलना होता है, इन शब्दों का अगर ज्ञान नहीं होता है तब भी लेखन शिक्षण में दोष, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। और धातुओं और संज्ञाओं के रूपों का ज्ञान ना होना, अगर आपको संज्ञा नहीं पता है ना, धातु नहीं पता है, तो इसका ज्ञान ना होने से भी लेखन में दोष उत्पन्न हो जाएगा, है ना। अब लेखन शिक्षण की विधियों के अंतर्गत क्या क्या आएगा, कौन कौन सी विधि होती हैं, अनुलिपि, प्रतिलिपि और श्रुतलेख। अब देख लेते हैं थोड़ा सा अनुलिपि क्या होती है। इसमें ऊपर पंक्ति में सुडौल एवं बड़े बड़े आकार के अक्षर मुद्रित होते हैं और नीचे की पंक्तियाँ रिक्त रहती हैं। अनुलिपि आपने देखा है, आजकल के जो बच्चे होते हैं उनकी बुक्स देखिए आप, उसमें क्या एक ऊपर एक लिखा रहता है और नीचे ऐसे डॉट 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 लाइन बनी होती है, उसमें बच्चों को ऊपर से देख के लिखना होता है, वो क्या होती है, अनुलिपि होती है
अब प्रतिलिपि, पाठ्य पुस्तक से देखकर लिखना। जैसे कि सुलेख लिखते हैं, किसी से देखकर लिख लिया जाए तो वो क्या हो गई, प्रतिलिपि हो गई, है ना। अब श्रुतलेख, श्रुतलेख के अंतर्गत क्या, श्रुतलेख द्वारा शिक्षक छात्र के लेखन का परीक्षण भी कर सकता है। विभक्तियाँ, अनुस्वार, विसर्ग आदि का उचित प्रयोग हुआ है, इसका निरीक्षण कर सकता है। श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखा गया, है ना। जैसे कि हम बोलते जा रहे हैं और आप अपने नोट्स बनाते जा रहे हो, तो वो क्या हो गया, श्रुतलेख हो गया है। और प्राथमिक स्तर पर श्रुतलेख का और प्रतिलिपि का, अनुलिपि का सबका बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि लेखन का जो अभ्यास होता है वो यहीं से कराया जाता है ना। तो आपको ये समझ में आ गया कि लेखन शिक्षण की विधियाँ कौन सी हैं। अब हम जब अगली क्लास लेंगे तो हम कक्षा में आपको अनुस्वार और हलंत ये सब कैसे लगवाने हैं बच्चों से, क्योंकि आपका अध्याय है कि अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार, हलंत, विसर्ग आदि का ध्यान रखते हुए शुद्धोच्चारण, वाचन एवं लेखन। तो यहाँ पर हमने वाचन और लेखन को अलग अलग हमने आपको बता दिया है, लेकिन अब आपको कक्षा में इसका प्रयोग कैसे करना है ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। और आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्या आपको समझ नहीं आ रहा है, इस बात को आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।